国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन की ऐतिहासिक कहानियां और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। साल 2026 वैश्विक मानवाधिकार शासन उच्च स्तरीय मंच आयोजित। चीन का उपभोक्ता वस्त्र उद्योग लगातार हो रहा है मजबूत और चीनी प्रतिनिधि ने मध्य पूर्व में शांति को आगे बढ़ाने के लिए 4 प्रस्ताव पेश किए। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। साल 2026 वैश्विक मानवाधिकार शासन उच्च स्तरीय मंच 11 जून को चीन की राजधानी पेइंग में आयोजित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और प्रचार विभाग के प्रमुख ली शुलेई ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और भाषण दिया। मंच में उपस्थित मेहमानों का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग मानवाधिकार के सम्मान और रक्षा पर बड़ा ध्यान देते हैं। 2023 में उन्होंने वैश्विक मानवाधिकार शासन उच्च स्तरीय मंच को बधाई पत्र भेजा और चीन का विचार प्रस्तुत किया, यानी सुरक्षा से मानवाधिकार की रक्षा करें, विकास से मानवाधिकार को बढ़ावा दें और सहयोग से मानवाधिकार को आगे बढ़ाएं। चीन युग के रुझान और अपनी राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप मानवाधिकार के विकास के रास्ते पर चलता है। चीन ने सफलता से 4 चरणों की राष्ट्रीय मानवाधिकार योजना लागू की है। चीनी शैली का आधुनिकीकरण बढ़ाने के दौरान चीन लगातार मानवाधिकार की रक्षा का स्तर उन्नत करता है। मानवाधिकार कार्य में चीन ने नई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। मंच में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अव्यवस्थित है, मानवाधिकार के सामने गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। विभिन्न देशों को मानवाधिकार का विकास बढ़ाने के साथ मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में एक साथ प्रयास करना होगा। उधर 2026 वैश्विक मानवाधिकार शासन उच्च स्तरीय मंच 11 जून को राजधानी पेइंग में आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना के संयुक्त सम्मेलन व्यवस्था के सदस्य विभागों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना जारी की। कार्य योजना में कहा गया है कि 2021 से 2025 तक चीन सरकार ने 4 चरणों की राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना लागू की है। संबंधित लक्ष्य और मिशन अच्छी तरह पूरा हुआ है। चीन में मानवाधिकार की रक्षा का स्तर उन्नत हो चुका है। इससे विश्व मानवाधिकार कार्य में दुर्लभ स्थिरता और निश्चितता डाली गई है। कार्य योजना में कहा गया है कि पिछले सफल अनुभवों के सारांश के आधार पर मानवाधिकार का सम्मान और रक्षा करने के संवैधानिक सिद्धांत के मुताबिक चीन सरकार ने वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति और 15वीं पंचवर्षीय योजना के मद्देनजर 5वीं राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना जारी की है। इसमें 2026 से 2030 तक के सम्मान, रक्षा और बढ़ाने में लक्ष्य, संकेतक मिशन और ठोस कदम निर्धारित किए गए हैं। उधर 2026 वैश्विक मानवाधिकार शासन उच्च स्तरीय मंच के आयोजन के मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप के अधीन चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क यानी CGTN ने 43 देशों के 12,000 नेटिजनों के बीच एक सर्वेक्षण किया। वैश्विक उत्तरदाताओं ने चीन में मानवाधिकार कार्य में मिली उपलब्धियों की प्रशंसा की और कहा कि चीन युग के रुझान और अपनी राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप मानवाधिकार के विकास के रास्ते पर चलता है, जो सीखने योग्य है। चीन नागरिकों से केंद्रित विकास की विचारधारा पर भी कायम रहता है। सर्वे में शामिल उत्तरदाताओं ने इसकी प्रशंसा की। चीन में बुनियादी ढांचे की क्षमता, शिक्षा स्तर, रोजगार का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, रहने का माहौल, स्वास्थ्य और चिकित्सा, सामाजिक गारंटी और पारिस्थितिकी शासन समेत 8 शासन प्रभावशीलता मूल्यांकन की संतुष्टि दर 60% से ज्यादा रही है। चीन द्वारा प्रस्तुत मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की विचारधारा, 4 वैश्विक पहले और बेल्ट एंड रोड के समान निर्माण की पहल की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रशंसा की है। उधर चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल के पहले 4 महीनों में पैमाने से ऊपर के उपभोक्ता वस्त्र उद्योग के मूल्यवर्धन में 4.3% की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कुल पैमाने से ऊपर के औद्योगिक मूल्यवर्धन का 27% रहा है। इसकी परिचालन आय लगभग 103 खरब युआन रही है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.7% ज्यादा है।
वर्तमान में चीन में उपभोक्ता वस्त्रों की कुल किस्में 23 करोड़ तक पहुंच गई हैं। घरेलू उपकरण, फर्नीचर, खेल और सांस्कृतिक सामान, कपड़े सहित 100 से अधिक श्रेणियों के उत्पादन में चीन विश्व में अग्रणी स्थान पर है, जबकि स्मार्ट होम उपकरण, वियरेबल डिवाइस, ह्यूमनॉइड रोबोट, ड्रोन जैसी नवोन्मेषी उत्पादों की आपूर्ति में भी स्थिर इजाफा देखा गया है। उधर 11 जून को चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर चाइना कंज्यूमर फेमस ब्रांड्स का 2026 नेशनल टूर शुरू किया। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और मांग को मैच करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान फैशनेबल ट्रेंडी उत्पादों की प्रस्तुति और प्रदर्शनी समेत कई श्रृंखलाबद्ध गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी और चाइना कंज्यूमर फेमस ब्रांड्स का लगातार चयन जारी रहेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी मंचों पर भी चाइना कंज्यूमर फेमस ब्रांड्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे विदेशी बाजारों का विस्तार होगा और सीमा पार व्यापार सुगम बनेगा। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक चीन ने चाइना कंज्यूमर फेमस ब्रांड की 2 खेपें जारी की हैं, जिनमें 293 उद्यम ब्रांड और 119 क्षेत्रीय ब्रांड शामिल हैं। यह पहल उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्नयन का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन कर रही हैं। उधर चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार चीनी राजकीय समुद्र सूचना केंद्र ने हाल ही में 2026 चीनी समुद्री अर्थव्यवस्था विकास सूचकांक तैयार किया। इसके मुताबिक 2025 में चीनी समुद्री आर्थिक विकास का सूचकांक 128.8 है, जो पिछले वर्ष से 2.2% से ज्यादा है। 2025 में चीनी समुद्री अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन मूल्य 110 खरब युआन पहुंचा, जो पिछले साल से 5.5% ज्यादा रहा है। इस सूचकांक से पता चलता है कि चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था नई मंजिल पर पहुंच चुकी है। समुद्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी इकाइयों की संख्या पिछले साल से 6.2% ज्यादा है और समुद्री व्यवसायों का ढांचा लगातार सुधर रहा है। नए समुद्री व्यवसायों का अतिरिक्त मूल्य गत वर्ष से 7.3% ज्यादा है, जिसका कुल समुद्री उत्पादन मूल्य में अनुपात निरंतर उन्नत हो रहा है। उधर समुद्री संसाधन के विकास और इस्तेमाल की क्षमता भी लगातार मजबूत हो रही है। 2025 में चीन के समुद्री यातायात से आयात निर्यात का कुल मूल्य पिछले साल से 1.7% ज्यादा रहा, जो कुल आयात निर्यात का 61.5% था। उल्लेखनीय बात है कि चीन का समुद्री पर्यावरण लगातार बेहतर हो रहा है और किनारे के पास के समुद्री इलाके में पानी की बेहतर क्वालिटी का हिस्सा बढ़कर 84.9% हो गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू चोंग ने 10 जून को सुरक्षा परिषद की मध्य पूर्व में शांति को बढ़ावा देना, स्थायी शांति के लिए मध्यस्थता और संवाद विषय पर खुली बहस को संबोधित करते हुए मध्य पूर्व में शांति को आगे बढ़ाने के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए। फू चोंग ने कहा कि मध्य पूर्व में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित करती है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे सभी देशों के साझा हितों को नुकसान पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को न्याय संगत रुख अपनाना चाहिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए एकजुट प्रयास करने चाहिए और मध्य पूर्व में स्थिरता, वहां के लोगों को शांति और विश्व में शांति को जल्द से जल्द बहाल करना होगा। इसके लिए उन्होंने 4 प्रस्ताव रखे हैं। पहला, राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देना और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। दूसरा, निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा करनी होगी। तीसरा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को कायम रखना होगा और एकता व सहयोग के माध्यम से साझा सुरक्षा का निर्माण करना चाहिए। चौथा, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जो लक्षणों और मूल कारणों दोनों को हल करे और विकास और पुनर्जीवन के माध्यम से दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे। उधर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने 11 जून को एक बयान जारी कर कहा है कि उसने 2 चरण की कार्रवाइयों में मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सेना के 18 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर उनको नष्ट कर दिया है। बयान में कहा गया है कि उस दिन तड़के ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के पलटवार में IRGC ने कुवैत और बहरीन स्थित 2 अमेरिकी वायुसेना के हवाई अड्डों पर हमला कर 18 ठिकानों को नष्ट किया है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज,
और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। तो अपने वादे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक नई कड़ी से रूबरू कराएंगे, दक्षिण और उत्तर चीन को जोड़ने वाली लंबी नहर। प्राचीन चीनी लोगों की दृष्टि में यांगचाओ एक समृद्ध, वे शियान, लुओयांग, खायफंग, नानचिंग, हांगचौ और पेचिंग, इन 6 महान राजधानियों के साथ उसकी सुंदरता की तुलना किया करते थे। अनेक प्राचीन कवियों ने भी अपनी कविताओं में उसकी सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। निसंदेह इसके अनेक कारण थे, किंतु मुख्य कारण था कि लंबी नहर ने यांगचाओ के लिए अलभ्य उत्कृष्ट परिस्थितियां प्रस्तुत कर दी थी। आज तक भी यांगचाओ क्षेत्र इस लंबी नहर से लाभ प्राप्त करता रहा है। यांगचाओ नगर के उत्तर पूर्व में लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर चुईजुईवान नामक स्थान था। ये स्थान सुई राजवंश काल यानी 581 से 618 ईस्वी और थांग राजवंश काल यानी 618 से 907 ईस्वी में उत्तर से दक्षिण की ओर यांगचाओ क्षेत्र में लंबी नहर के प्रवेश होने के बाद पहला घाट था। सुई राजवंश का दूसरा सम्राट यांगती यांगचाओ का 3 बार निरीक्षण करते समय इसी स्थान से गुजरा था। उस समय चुईजुईवान चीन का एक महत्वपूर्ण और काफी समृद्ध आंतरिक बंदरगाह था। वहां बहुत सी नावें और व्यापारी आते जाते दिखाई देते थे। लंबी नहर के तट पर बसे यांगचाओ नगर के विषय में थांग कालीन कवि याओ हो ने अपनी कविता में लिखा है। छांगचांग नदी के उत्तर में फलते फूलते देहातों का विकास होता जा रहा है। क्वाइहो नदी के दक्षिण में बाजार गर्म रहता है। नगर की रात्रि दिन जैसी अलौकिक रहती है। घरों के बीच में टोलियां आने जाने लग जाती हैं। हर कहीं बांसों के झुरमुट ही झुरमुट दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक घर में हंस पाले जाते हैं। सारे नगर में वसंत का हर्षोल्लास भरा हुआ है। चारों ओर गाने बजाने की ध्वनि सुनाई देती है। चीन की अधिकांश बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। थल मार्गों के आधुनिक यातायात साधनों का उदय होने से पहले चीन में परिवहन के लिए उत्तर से दक्षिण तक एक जलमार्ग की खुदाई करना बहुत आवश्यक होता था। ये ऐतिहासिक कार्य सुई राजवंश के सम्राट यांगती के काल यानी 605 से 618 ईस्वी में पूरा किया गया था। उस समय नहर की परियोजना मेहनतकश जनता के लिए अत्यंत कष्टकर थी। नहर खोदने के लिए सम्राट यांगती ने कई लाख मेहनतकशों से बेगार कराई थी, जिससे कृषि के उत्पादन की गंभीर क्षति और हजारों बेगारी नहर के कार्यस्थल पर ही मर गए थे। थांगकालीन साहित्यकार हान वो ने अपनी रचना नहर की खुदाई में इन बेगारियों के दुखद जीवन का सजीव वर्णन किया है। उक्त रचना में लिखा गया है कि सम्राट यांगती ने क्रूर राज्याधिकारी मां शोमो को नहर की खुदाई का निर्देशन करने भेजा और 15 वर्ष से ऊपर के 36 लाख पुरुषों को बेगार में भर्ती कर दिया गया। साथ ही उसने प्रति 5 परिवारों में से
एक बूढ़े या जवान पुरुष अथवा महिला को बेगारियों का खाना बनाने के लिए चुन निकलवाया। इसके अतिरिक्त उसने 50,000 बलवान नौजवानों को लाठियों से सुसज्जित कर उन्हें भी बेगारियों के श्रम पर निगरानी रखने भेजा। निगरानी करने वालों द्वारा बात बात पर लाठी से बेगारियों को बर्बरता पूर्वक पीटे जाने और श्रम के बहुत कठोर होने के कारण 1 वर्ष से कम समय में ही 36 लाख बेगारियों में से 25 लाख मर गए। मां शूमो ने वायहो नदी के उत्तरी क्षेत्र में बहुत जुल्म ढाए। अपने भोग विलास के लिए उसने गबन किया और घूस ली। अपने अधिकारों का दुष्प्रयोग कर बहुत से कुकर्म करने के कारण नहर क्षेत्र की जनता ने उसे आदमखोर राक्षस समझा। थांगकालीन उपन्यास शय काल की परिकथाएं के अनुसार उस काल में नहर क्षेत्र में जब कोई बच्चा रोने लगता तो उसे ये कहकर डराया जाता था कि माहू यानी मां शूमो आने ही वाला है। इससे बच्चा तुरंत रोना बंद कर देता था। यद्यपि ये बातें उपन्यास में लिखी गई हैं, किंतु इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि सुई राजवंश ने नहर की खुदाई में जनता को भारी मुसीबतें पहुंचाई थी। सुई काल की लंबी नहर कुल मिलाकर 2000 से अधिक किलोमीटर लंबी है। ये हनान प्रांत के लुओयांग को केंद्र बनाकर 4 भागों से गठित हुई। पहला भाग, जिसे युंगची नहर भी कहा जाता था, वो छेनशुई नदी के ह्वांगहो नदी में गिरने की जगह से शुरू होकर चुओचुन यानी वर्तमान पेचिंग तक पहुंचा था। दूसरा भाग, जो थुंगची नहर भी कहलाती थी, लुओयांग से शुरू होकर शुई वर्तमान च्यांगसू प्रांत के शुई तक पहुंचा था। तीसरा भाग, जिसे हानकाओ नहर भी कहा जाता था, शानयांग वर्तमान च्यांगसू प्रांत के हुआन से शुरू होकर च्यांगतू वर्तमान च्यांगसू प्रांत के ज्यांगचौ तक पहुंचा था। और चौथा भाग, जो च्यांगनान नहर भी कहलाती थी, च्यांगसू से शुरू होकर युईहांग वर्तमान चोच्यांग प्रांत के हांगचौ तक पहुंचा था। लंबी नहर बहुत भव्य दिखाई देती थी। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार लंबी नहर की चौड़ाई 35 मीटर है। उसके दोनों तटों पर बहुत सुंदर मार्ग बनाए गए और चिनार और विलो के वृक्ष लगाए गए। लुओयांग से च्यांगतू तक उसके 1000 किलोमीटर लंबे दोनों तट छायादार पेड़ों से ढके हुए हैं। लंबी नहर की खुदाई सम्राट यांगती के शासनकाल में सन 605 से 610 तक के मध्य संपूर्ण की गई थी। इतने कम समय में इतनी बड़ी परियोजना को पूरा करने से ये सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि श्रमिकों के व्यापक अंश ने कितना खून पसीना बहाया होगा। नहर बनने के बाद सम्राट यांगती ने अपना प्रभाव जमाने के लिए 3 बार ड्रैगन पोत पर सवार होकर च्यांगतू की यात्रा की थी। उसकी यांगचौ की यात्रा के विषय में आज भी अनेक दंत कथाएं यांगचौ क्षेत्र में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार ये सुनकर कि यांगचौ में छिंगहुआ नाम के दुर्लभ फूल खिल रहे हैं, सम्राट यांगती पुलकित हो उठा और तुरंत ड्रैगन पोत पर सवार होकर दक्षिण चीन के लिए रवाना हो गया। यांगचौ में आज भी एक पुष्पोद्यान सुरक्षित है और उसमें एक पुष्प दर्शन मंच भी बना हुआ है, जहां किंवदंती के अनुसार सम्राट यांगती ने पुष्पों की शोभा निहारने का आनंद प्राप्त किया था। उत्तरी सुंग काल यानी 960 से 1127 ईस्वी तक के इतिहासकार सीमा क्वांग ने अपनी चीची थुंगचिन यानी इतिहास दर्पण में लिखा था कि सम्राट यांगती ने बड़ी शान और शौकत के साथ च्यांगतू की यात्रा की थी। वो जिस ड्रैगन पोत पर बैठा था वो 15 मीटर ऊंचा और लगभग 70 मीटर लंबा था। पोत की ऊपरी मंजिल पर एक भवन का निर्माण किया गया था और दूसरी मंजिल पर 120 कमरे थे।
ड्रैगन फोर्स के पीछे पीछे वे नावें भी चल रही थीं, जिन पर रानियां, राजकुमार, राजकुमारियां और साम्राज्य के अधिकारीगण बैठे थे। वे नावें विभिन्न आकारों की थीं। कोई नाव उड़ते ड्रैगन जैसी होती थी, तो कोई सफेद बाघ, काले पक्षी अथवा कच्छप तरीके। सारी नावों की पंक्तियां 100 किलोमीटर लंबी थीं। केवल उनके नाविकों की संख्या ही 80,000 से अधिक थी। सम्राट झांसी के आदेशानुसार नावें जहां भी जाती, वहां के 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लोगों को उनके लिए स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करने पड़ते थे और नावों के चलने से पहले बचे खुचे भोजन को जमीन में गाड़ दिया जाना आवश्यक था। इससे तटवर्ती क्षेत्रों के जनसाधारण को अनेक परेशानियां हुई। सम्राट यांगती के निरंकुश शासन से विशाल जन समुदाय में घृणा की लहरें उठ खड़ी हुई। थांगकालीन उपन्यास सुनी सुनाई बातें में एक तत्कालीन लोकगीत वर्णित है। मेरे बड़े भाई कोरिया के विरुद्ध अभियान करने में पहाड़ के नीचे भूखों मर गए। अब मुझे भी नहर में ड्रैगन फ्रूट खींचते समय भूख के खतरे का सामना करना पड़ता है। आज की दुनिया भुखमरी की स्थिति में है। मेरी रसद भी समाप्त होने वाली है। मुझे अभी 15 किलोमीटर आगे बढ़ना ही होगा, परंतु मालूम नहीं कि मैं जीवित रहूंगा भी या नहीं। इससे हम ये देख सकते हैं कि सही राजवंश के क्रूर शासन में आम जनता भूखी प्यासी और नितांत असहाय स्थिति में फंसी रहती थी। कुछ समय बाद ही सम्राट यांगती का शासन जनता के विद्रोहों की लहरों में डूब गया। यानी 618 से 907 ईस्वी तक और सुंग यानी 960 से 1279 ईस्वी तक शासन कालों में सुई काल में निर्मित ये लंबी नहर आर्थिक क्षेत्र में अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही थी। हांग राजवंश के अंत में कवि सी रीश्यू ने अपनी कविता पेन्हो नदी में प्रशंसा के स्वर में लिखा था। लंबी नहर उत्तर की ओर मत्स्य व्यापार केंद्र शोचुन तक जाती है और दक्षिण में अन्य भंडार के केंद्र च्यांगपो तक पहुंचते हैं। कितनी व्यापक है इसकी उपयोगिता। विशेषकर दक्षिण चीन के अनाज को उत्तर चीन तक परिवहन करने में लंबी नहर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कारण उत्तरी सुंग काल में ये कथन प्रचलित था, दुनिया में अनाज का परिवहन इस नहर पर निर्भर रहता है। थांग राजवंश के मध्य और अंतिम काल में साम्राज्य का अस्तित्व पूर्ण रूपेण छांगचांग वायव्य क्षेत्र के अनाज पर निर्भर रहता है। सम्राट श्वेनचुंग के शासनकाल में राजधानी छांगान वर्तमान शियान की वसंत अट्टालिका के निकट क्वांगयुंग नामक सरोवर की खुदाई की गई ताकि अन्य स्थानों से आए मालवाही जहाज यहां ठहर सके। जल स्तर परिवहन विभाग के तत्कालीन निदेशक वेइचिन ने एक बार सरोवर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाले 300 से अधिक मालवाही जहाजों में जो माल लदा हुआ था वो प्रायः सब का सब छांगचांग वायव्य क्षेत्र में उत्पन्न हुए अनाज और वस्तुएं थीं। आन लुशान और शी सीमिंग के विद्रोह यानी 755 ईस्वी के बाद उत्तर चीन का अर्थतंत्र और अधिक नष्ट हुआ और थांग साम्राज्य का छांगचांग नदी के दक्षिणी क्षेत्रों के अनाज और माल पर निर्भर रहना एक कदम और आगे बढ़ गया। 有千年长，万折春秋梦里长。 आन लुशान और शी विद्रोह की व्याख्या। थांग सम्राट श्वेनचुंग शासनकाल में 755 ईस्वी के जाड़े में फिंगलू यानी वर्तमान लियाओनिंग प्रांत का दक्षिण पश्चिमी भाग और वर्तमान हेपेई प्रांत का उत्तर पूर्वी भाग, फानयांग वर्तमान पेइचिंग के आसपास का क्षेत्र और हेसुंग वर्तमान शांसी प्रांत के थाईजुआन के आसपास का क्षेत्र के गवर्नर जनरल आन लुशान ने अपने सर्वोच्च सहायक अधिकारी
शी मिंग के साथ मिलकर सम्राट के साले यांग कोचुंग का खात्मा करने के नाम पर फानयांग ने सैनिक विप्लव छेड़ा। उसने थांग राजवंश की सेना को परास्त कर लुओयांग पर कब्जा कर लिया। 200 वर्ष उसने अपने को सम्राट घोषित कर चांगआन में प्रवेश किया। थांग सम्राट श्वेंचुंग सचुआन भाग गया और सम्राट सूचुंग आज के निंगशिया हुई स्वायत्त प्रदेश के लिंगू में गद्दी पर बैठे। जहां जहां विद्रोही सैनिक जाते और अत्याचार करते, वहां वहां की जनता मुकाबला करने उठ खड़ी होती। 757 ईस्वी में लुओयांग में आन लूशान की हत्या उसके बेटे खिंगशुई ने की। थांग राजवंश के सेनापति हो त्सुई ने चांगआन और लुओयांग को फिर अपने हाथों में ले लिया। खिंगशुई विवश होकर येचुन आज के हेनान प्रांत का आनयांग में हट गया। 759 ईस्वी में आन लूशान के सहायक अधिकारी शू सिमिंग ने खिंगशुई की हत्या की। उसने फानयांग लौटकर अपने को चिन सम्राट घोषित किया और लुओयांग पर दोबारा कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद शू सिमिंग की हत्या उसके अपने बेटे चाओ ई ने कर दी। फिर 763 ईस्वी में चाओ ई ने आत्महत्या कर ली। विद्रोह को चल दिया गया। ये घटनाक्रम कुल 7 वर्ष से ज्यादा समय तक चलता रहा। ये इतिहास में आंशिक विद्रोह के नाम से मशहूर है। 有一条河，有千年长，万车春秋流过隋唐。 ऐतिहासिक विवरण के अनुसार एक बार राजधानी चांगआन के निकटवर्ती क्वांचुंग क्षेत्र में अकाल पड़ा। इसके लिए सम्राट सेचुंग बहुत चिंतित हुआ। आनहुआंग ने इस नहर के द्वारा दक्षिण चीन से 15 लाख किलोग्राम चावल को क्वांचुंग क्षेत्र में भिजवा दिया। इससे हर्षोन्मत्त होकर सम्राट सेचुंग ने अपने राजकुमार से कहा, बेटा, चावल क्वांचुंग क्षेत्र में आ पहुंचा। अब हम पिता पुत्र जीवित रह सकेंगे। इससे पता चलता है कि लंबी नहर थांग साम्राज्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उत्तरी सुंग काल यानी 960 से 1127 ईस्वी में लंबी नहर की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तत्कालीन राजधानी खायफंग में लोग रहा करते थे। खाद्यान्न मुख्यतया जल परिवहन के माध्यम से मिलता है और जल परिवहन मुख्यतः लंबी दीवार पर निर्भर करता है। उनका विचार था कि यदि लंबी नहर नष्ट हो गई तो जन समुदाय को तितर बितर हो जाना पड़ेगा। लंबी नहर राजधानी के लिए राज्य के अस्तित्व के आधार की भूमिका अदा करती थी। एक आंकड़े के अनुसार उत्तरी सुंग काल में प्रति वर्ष दक्षिण चीन से 25 करोड़ से 40 करोड़ किलोग्राम अनाज और अनगिनत सोना चांदी, रेशमी और सूती कपड़े, मसाले, औषधि में काम आने वाली जड़ी बूटियां और चाय की पत्तियां नहर के द्वारा राजधानी खायफंग में पहुंचाई गई थीं। युवान राजवंश यानी 1271 से 1368 ईस्वी तक के शासनकाल में सरकार ने लंबी नहर का अनेक बार विकास किया और उसे सुदृढ़ बनाया। उस समय लंबी नहर उत्तर में सातो वर्तमान पेचिंग से शुरू होकर दक्षिण में वांगहो, वायहो और चांगचांग नदियों और थायहू झील के क्षेत्रों को पार कर हांगचौ तक पहुंची थी। पेन्हो नदी के दक्षिण में उसका भाग सुई काल की नहर का मूल भाग था और पेन्हो नदी के उत्तर में उसका भाग मुख्य रूप से नया खोदा गया था। नए खोदे गए भाग में 2 हिस्से शामिल थे। एक हिस्सा शांतुंग प्रांत के तुंगफिंग से प्रारंभ होकर उत्तर पश्चिम की ओर लिंचिंग तक पहुंचा और वहां पहले की नहर के उस पेटे से जुड़ा जो भैथुंग नहर भी कहलाती थी। दूसरा हिस्सा सातो से शुरू होकर थुंगचौ तक पहुंचा, जिसे थुंगभिन नहर भी कहा जाता था। थुंगचौ से पायहो नदी के जरिए लंबी नहर शेनचिन तक पहुंचती थी और वहां संग राजवंश द्वारा खोदी गई ह्वीहो नहर से जुड़कर लिंचिंग तक पहुंचती थी। इस नए नहर मार्ग ने दक्षिण चीन और उत्तर चीन के बीच परिवहन अंतर को अत्यंत कम कर दिया। युवान काल की लंबी नहर की लंबाई 1500 किलोमीटर से अधिक थी, जो मोटे तौर पर
आज की लंबी नहर के बराबर है। 有一条河，有千年长，万车春秋流过隋唐。 मिंग यानी 1368 से 1944 ईस्वी तक और छिंग यानी 1644 से 1911 ईस्वी तक राजवंश कालों में दक्षिण चीन और उत्तर चीन के बीच का जल परिवहन पूरी तरह से लंबी नहर पर ही निर्भर रहता था, क्योंकि समुद्री परिवहन बंद कर दिया गया था। एक आंकड़े के अनुसार मिंग राजवंश काल में प्रति वर्ष लंबी नहर में चलती मालवाही जहाजों की संख्या 10,000 से अधिक तक जा पहुंची थी। ये काल लंबी नहर के परिवहन के उत्कर्ष का काल था। इस काल में लंबी नहर के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक महान व्यापारिक नगरों का उदय हुआ, जैसे शांतुंग प्रांत के संचौ, लिनचिंग, तुंगछांग और चेनिंग तथा च्यांगसू प्रांत के हुआयान और यांगचौ नगर। छिंग राजवंश के उत्तरार्ध में वांगहो नदी के मार्ग बदलने और विभिन्न कालों की पतनशील सरकारों के शासनों के कारण लंबी नहर में बड़ी मात्रा में मिट्टी और बालू का जमाव हो गया और उसका परिवहन सालों बंद रहा। सन 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद जनता ने लंबी नहर अपने हाथ में ले ली। तब से लंबी नहर ने नया जीवन प्राप्त किया। जन सरकार ने लंबी नहर की मरम्मत और मजबूती की विराट योजना बनाई। 1959 में उत्तरी च्यांगसू में लंबी नहर के इस भाग को चौड़ा बनाया जाने लगा। अब इस नहर का ये भाग जहाज रानी के योग्य हो गया है और यहाँ से हुआयिन के उत्तर में वेईशान झील तक भी नावें चल सकती हैं। योजना के अनुसार पेचिंग से हांगचौ तक की पूरी लंबी नहर का तला साफ किया जाएगा। भविष्य में 1000 टन वजन के बृहत्काय जहाज इस लंबी नहर में चलते दिखाई देंगे। तब लंबी नहर एक नए काल में प्रवेश करेगी। ये लंबी नहर संसार की सबसे लंबी कृत्रिम नहर और प्राचीन चीन की मेहनतकश जनता का महान सृजन है। लंबी दीवार की तरह वो भी एक विश्वविख्यात महान परियोजना और चीनी राष्ट्र का गर्व है। तो श्रोता मित्रों, दक्षिण और उत्तर चीन को जोड़ने वाली लंबी नहर कड़ी यहीं समाप्त होता है। 有一条河，有千里长，连着江南牵手为方。再去梦想，有云来希望，白云轻舟踏浪远航。 अभी आप सुन रहे हैं चीनी गायक हान लेई द्वारा गाना गया चिंगहांग लंबी नहर नाम का गीत। चिंगहांग नहर विश्व में आज तक सबसे लंबी, सबसे बड़ी परियोजना वाली, सबसे प्राचीन नहरों में से एक है। आज तक चिंगहांग नहर का प्रयोग भी किया जा रहा है। ये नहर चीन के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक सांस्कृतिक विकास और आपसी मेलजोल के लिए, खासकर इसके तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि विकास के लिए बड़ी भूमिका निभाती है। गायक हान लेई द्वारा गाए गए इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। एक नहर है बहुत लंबी, जिसका इतिहास है 1000 वर्ष से अधिक। वसंत शरद काल के साथ है, श्वेई और थांग राजवंश से भी गुजरती।
इसका गुणगान किया जाता है। एक के बाद एक है कविता और गीत। नहर में पानी है बहता, इतिहास के साथ ही साथ सुनाती है प्रथाएं और कहानियां रंगारंग। पुरानी कविता थी प्रचलित, नया अध्याय जोड़ता है अधिक। नहर का पानी है माँ के दूध जैसा, बहता है हमारे दिलों में सदा सदैव। तो श्रोता मित्रों, अगली बार हम आपके सामने एक नई कड़ी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आपकी कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि बुजुर्ग से दानवों के बारे में कोई जानकारी ना मिलने पर वानर वापस लौट आया। जब सांड ने जानकारी मांगी तो वानर के पास उसका कोई जवाब नहीं था। पर शुकर जाकर दानवों के बारे में ज्यादा जानकारी लेने पहुंचा। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। भिक्षुकात्मा ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, क्योंकि मेरे बड़े भाई के अंदर अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया घोड़े पर सवार हो जाइए ताकि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। वानर की अद्भुत शक्तियों के बारे में हुई चर्चा को सुनने के बाद सांचांग को विवश होकर घोड़े पर सवार होना पड़ा और दिल कड़ा करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वे लोग आगे बढ़ गए तो बुजुर्ग आदमी गायब हो गया। भिक्षुकात्मा ने कहा, शायद वो खुद ही एक प्रेतात्मा होगा जो जानबूझकर अपनी चालबाजी और धमकियों से हमें डराने आया था। वानर बोला, इत्मीनान रखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे वानर राज वह उछल कर एक ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर बुजुर्ग का कोई नामो निशान कहीं नहीं था। जब वह अचानक पीछे मुड़ा तो आसमान में उसे एक झिलमिलाती रंगीन रोशनी दिखाई दी। अपनी मेघयान में सवार होकर जब वह और ऊपर पहुंच गया तो उसने महान श्वेत शुक्र नक्षत्र दिखाई दिया। उसके पास जाकर और उसका हाथ थाम कर वानर उसे व्यक्तिगत नाम से ही बुलाता हुआ बोला, ली छांग कंग, अरे ओ शैतान की औलाद, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो मेरे मुंह के सामने आके क्यों नहीं कहा? जंगल के बुजुर्ग आदमी का स्वांग रचकर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? श्वेत शुक्र नक्षत्र ने तुरंत वानर राज का अभिवादन किया और बोला, महान मनीषी, आपकी सेवा में देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। उन दानव सरदारों के पास सचमुच अद्भुत तिलिस्मी शक्तियाँ और अपूर्व शक्तियों का खजाना मौजूद है। अपनी रूपांतरण क्षमता और चतुराई से आप जैसे तैसे उन्हें हरा जरूर सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें नाचीज समझा तो यह पर्वत पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सब सुनकर वानर ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, सचमुच बहुत आभारी हूँ। यह पर्वत पार करना बहुत मुश्किल काम है। आशा है तुम देवलोक में जाकर जेठ सम्राट को सूचित कर दोगे ताकि वे मेरी मदद के लिए कुछ दैवी सैनिक यहाँ भेज सके। महान श्वेत शुक्र नक्षत्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारा संदेश प्राप्त होते ही 1 लाख दैवी सैनिक तुम्हारी इच्छा के लिए मदद के लिए पहुंच जाएंगे। वानर ने श्वेत शुक्र नक्षत्र से विदा ली और अपना मेघयान नीचे उतार कर सांचांग के पास जा पहुंचा और बोला, जिस बुजुर्ग आदमी को हमने अभी देखा था वह दरअसल महान श्वेत शुक्र नक्षत्र था।
जो हमें एक संदेश देने आया था। सांचांग ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, शिष्य जल्दी जाओ और उसके पास पहुंचकर ये पूछो कि क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता भी है जो इस पर्वत से अलग आगे बढ़ता हो। वानर ने जवाब दिया, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इस पर्वत की परिधि 250 कोस है। भगवान ही जानता है कि दूसरा रास्ता पकड़ने में कितना वक्त लगेगा। इस रास्ते के सिवाय आगे जाने वाला कोई और रास्ता है ही नहीं। यह सुनकर सांचांग अपने आंसू नहीं रोक पाया। वह बोला, शिष्यवर, अगर यह पर्वत पार करना इतना मुश्किल है तो हम भगवान बुद्ध की पूजा कैसे कर पाएंगे। सांचांग के आंसू देखकर वानर बोलने लगा, रोइए मत गुरुदेव, आंसू ना बहाइए। अगर आप रोएंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह बुजुर्ग बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। मुख्य बात तो यह है कि हमें सावधानी से काम लेना होगा। जैसा कि कहावत है, पहले से सचेत होना पहले से हथियार बंद होने के समान होता है। घोड़े से उतर जाइए और कुछ देर के लिए यहाँ बैठ जाइए। शेखर ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? वानर ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, तुम यही ठहरो और गुरुदेव की सावधानी से देखभाल करो। भिक्षु रेतात्मा को चाहिए कि वह हमारे सामान और घोड़े पर अच्छी तरह से नजर रखे। मैं पहाड़ पर जाकर जांच पड़ताल करूंगा और पता लगाऊंगा कि पूरे क्षेत्र में कितने दानव मौजूद हैं। उनमें से एक को पकड़कर उससे पूरी जानकारी हासिल कर लूंगा और सभी दानवों की नाम सूची बनवा लूंगा। मैं उनमें से हर एक दानव को, वह चाहे बूढ़ा हो या जवान, बाहर निकाल दूंगा और उनसे कहूंगा कि कंदरा का दरवाजा बंद कर दें और हमारे रास्ते में रुकावट न डालें। तब मैं गुरुदेव से अनुरोध कर सकूंगा कि वे इत्मीनान से चुपचाप पर्वत को पार कर ले। इस तरह लोगों को मेरी विलक्षण शक्तियों का पता लग सकेगा। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, होशियारी से काम लेना भैया, पूरी सावधानी से काम लेना। वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं एक रास्ता जरूर निकाल लूंगा, चाहे मेरे सामने पूर्वी महासागर ही क्यों ना हो। मैं तो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना लूंगा, चाहे वह लोहे के खोल में बंद चांदी का पहाड़ ही क्यों ना हो। महान मनीषी सीटी बजाता हुआ कलाबाज़ में ज्ञान में पहुंचकर सीधा शिखर पहुंच गया। लताओं और बेलों को पकड़कर उसने पर्वत का सर्वेक्षण किया। चारों तरफ सूनापन छाया हुआ था और खामोशी थी। उसके मुंह से अचानक ही ये शब्द निकले, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे उस बुजुर्ग महान श्वेत शुक्र नक्षत्र को जाने नहीं देना चाहिए था। वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो कोई प्रेतात्मा नहीं है। अगर होगा भी तो वह बाहर हवा में बरछी व डंडा उठाए उछल कूद मचा रहा होगा या रण कौशल का अभ्यास कर रहा होगा। क्या वजह है कि यहाँ कोई भी दानव नजर नहीं आ रहा। वह यह सब हैरान होकर सोच ही रहा था कि अचानक उसे घंटी और मंजीरे की आवाज सुनाई दी। मुड़ कर देखा तो उसे एक बाल दानव दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक झंडा लटका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था आदिशानुसार। वह कमर में घंटी बांधे हुए था और हाथों से मंजीरा बजा रहा था। वह उत्तर से आ रहा था और दक्षिण की तरफ जा रहा था। पास से देखने पर उसकी लंबाई 12 हाथ थी। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यह कोई संदेश वाहक लगता है जो शायद कोई संदेश या सूचना पहुंचाने जा रहा है। मैं चुपचाप जाकर सुनता हूँ कि वह क्या कह रहा है। अब क्या था, महान मनीषी ने ताली बजाई, मंत्र पढ़ा, अपने शरीर को झकझोरा और एक मक्खी का रूप धारण कर लिया जो धीमे से दानव की टोपी पर बैठ गई और सिर झुकाकर उसकी बातें सुनने लगी। बाल दानव मुख्य मार्ग पर घंटी और मंजीरा बजाता हुआ अपने आप से कह रहा था, पर्वत पर गश्त लगाने वाले हम सब प्रहरियों को नवदीक्षित सोनोखुन से सावधान रहना चाहिए।
वह मक्खी का रूप भी धर सकता है। बानर यह सुनकर दंग रह गया। इस बार दानव ने मुझे जरूर देख लिया होगा, वरना यह मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? और उसे कैसे पता चल गया कि मैं मक्खी का रूप भी धर चुका हूँ? बानर यह सोच रहा था, पर बाल दानव ने तो उसे देखा ही नहीं था। दरअसल दानव ने ही किसी कारणवश उसे यह हिदायत दी थी, जिसे वह बिना सोचे समझे तोते की तरह रास्ता जा रहा था। दानव को यह सब मालूम नहीं था। उसने सोचा, हो ना हो इस दानव ने मुझे जरूर देख लिया होगा। वह अपना दंड निकाल कर दानव पर चोट करने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने सोचा, मुझे याद है जब शुक्र ने श्वेत शुक्र नक्षत्र से सवाल पूछा था, तो श्वेत शुक्र नक्षत्र ने उसे बताया था कि यहाँ 3 दानव है और 45,000 या 48,000 ऐसे ही छोटे दानव हैं। अगर ऐसे ही 10,000 छोटे दानव और भी हो तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। पर मैं नहीं जानता कि उन 3 दानवों की शक्ति कितनी बड़ी है। पहले मैं इसी से पूछताछ करता हूँ। इससे निपटने के लिए तो अभी समय है। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाओधांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 你喜欢什么运动？ आपको कौन सा खेल पसंद है? 你会游泳吗？ क्या आप तैरना जानते हैं? 运动有益于身体健康。 व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 我喜欢打沙滩排球。 मैं बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ। राकेश जी, आपको कौन सा व्यायाम पसंद है? मैं छुटपन में अक्सर व्यायाम करता था। अब तो अधिकतर समय सोफे पर बैठकर मैच देखता हूँ। आज हम चीनी भाषा में खेल व्यायाम से संबंधित कुछ वाक्य सीखेंगे। बहुत अच्छा। शाओथांग जी, आपको कौन सा खेल पसंद है? मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। सच? तो चीनी भाषा में इसे कैसे कहा जाए? आप कह सकते हैं 你喜欢什么运动？ 你喜欢什么运动？ आप 你喜欢 पसंद 喜欢
什么 कौन सा या क्या 什么运动 खेल या व्यायाम 运动？你喜欢什么运动 आपको कौन सा खेल पसंद है 你喜欢什么运动？ सुने आज के बाद की पहली बातचीत 你喜欢什么运动我喜欢踢足球，你呢？我喜欢游泳 राकेश जी 你会游泳吗 क्या आप तैरना जानते हैं 会 सकना या जानना 你 आप 你 会 और 喜欢 चीनी भाषा में ये क्रियावाचक शब्द हैं और क्रिया की भूमिका निभा सकते हैं 会 游泳 तैरना 游泳？你会游泳吗 क्या आप तैरना जानते हैं 你会游泳吗？ आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 你会游泳吗我会游泳。 सबको मालूम है कि व्यायाम ही प्राण है। मुझे विश्वास है कि शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपने ठीक कहा खेल व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है के लिए चीनी वाक्य में 运动有益于身体健康运动有益于身体健康。运动 खेल या व्यायाम 运动有益 लाभदायक 有益于 के लिए 于身体 शरीर 身体健康 स्वास्थ्य 健康。运动有益于身体健康 खेल व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है 运动有益于身体健康。 आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत 你经常锻炼身体吗是的，运动有益于身体健康。 शाओतांग जी, इस सप्ताह हम बीच पर जाना चाहते हैं। बीच को चीनी में कैसे कहा जाए? सावधान बीच शाथान तैरने के बाद मेरे ख्याल में आपका बीच पर लोगों के सबसे पसंदीदा खेल में भाग लेने का मन भी होगा वो है शाथान हाई चियो। ठीक है हमने भाई छियो शब्द सीखा था आपको याद है हाँ याद है, हाई चियो। ठीक है बीच वॉलीबॉल यानी कि शाथान भाई छियो शाथान हाई चियो। शाओतांग जी, मुझे बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद है। इसे चीनी में कैसे कहा जाए? 我喜欢打沙滩排球 मुझे बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद है 我喜欢打沙滩排球。मैं 我喜欢 पसंद 喜欢 打 का अर्थ है खेलना 打 我喜欢打沙滩排球 मुझे बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद है 我喜欢打沙滩排球。 आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत 我喜欢打沙滩排球我也喜欢打沙滩排球。 आए आज की सारी बातचीत सुनने से पहले आज के सीखे वाक्यों को फिर एक बार दोहराएं 你喜欢什么运动 आपको कौन सा खेल पसंद है 你喜欢什么运动？喜欢 पसंद 喜欢什么运动 कौन सा खेल 什么运动？你喜欢什么运动 आपको कौन सा खेल पसंद है 你喜欢什么运动？会游泳 तैरना जमना 会游泳？你会游泳吗 क्या आप तैरना जानते हैं 你会游泳吗？运动 व्यायाम 运动有益于 के लिए लाभदायक 有益于身体健康 शारीरिक स्वास्थ्य 身体健康。运动有益于身体健康 खेल व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है 运动有益于身体健康。我喜欢打沙滩排球 मुझे बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद है 我喜欢打沙滩排球。我 का अर्थ है मैं या मुझे 我喜欢 पसंद 喜欢 打 का अर्थ है खेलना 打 沙滩排球 बीच वॉलीबॉल 沙滩排球。我喜欢打沙滩排球 मुझे बीच वॉलीबॉल खेलना पसंद है 我喜欢打沙滩排球。 अब हम आज की सारी बातचीत सुने बातचीत एक 我喜欢什么运动我喜欢踢足球，你呢？我喜欢游泳
八戒多，你会游泳吗？我会游泳。八戒点，你经常锻炼身体吗？是的，运动有益于身体健康。八戒假的，我喜欢打沙滩排球。我也喜欢打沙滩排球。 अभी आपने आज के पाठ की बातचीत सुनी। आशा है कि आपको समझ आ गई है। आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, और राकेशवत को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।